नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 12, भाग 13 एवं भाग 14 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन हो सकती है। इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहें। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का भाग 12 मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है। दोस्तों, इसका जो संबंध है वित्त, संपत्ति, संविधान एवं वाद से है। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। संचित निधि का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 266 में किया गया है। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है भारतीय संविधान का अधिकांश राजस्व संचित निधि में जमा होता है। ये तो सही है। इसका कारण जो है संचित निधि से धन केवल विधि द्वारा विनियोजित होने पर ही निकाला जा सकता है। ये भी सही है। और जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, आकस्मिक निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों, इसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 267 में किया गया है। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 266 का जो संबंध है संचित निधि से है। 267 का जो संबंध है आकस्मिक निधि से है। 265 का जो संबंध है कर केवल विधि के प्राधिकार से है। और जो 264 का जो संबंध है व्याख्या से है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है, विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न लगाया जाएगा और न वसूला जाएगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है। इसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 265 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है अनुच्छेद 265 कराधान के सिद्धांत से संबंधित है। ये तो सही है। दूसरा कथन है बिना विधिक अधिकार के कर नहीं लगाया जा सकता। ये भी सही है। तीसरा कथन है यह नागरिकों को मनमाने कराधान से सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। क्या अनुच्छेद 266 का संबंध आकस्मिक निधि से है। ये तो गलत है। 267 का संबंध संचित निधि से, ये भी गलत है। 265 का संबंध कर केवल विधि के प्राधिकार से है। ये तो सही है। 264 का संबंध जो संपत्ति का अधिकार से है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है अनुच्छेद 265 कराधान के वैधानिक सिद्धांत का आधार है। ये तो सही है। दूसरा कथन है अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि एवं लोक लेखा से संबंधित है। ये भी सही है। तीसरा कथन अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि का प्रावधान करता है। ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। अगला प्रश्न, संघ द्वारा अधिरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित शुल्क का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों, इसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 268 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन अनुच्छेद 269 संघ द्वारा लगाए गए कुछ करों के राज्यों को बंटवारा से संबंधित है। ये तो सही है। दूसरा कथन है ऐसे करों का संग्रह संघ करता है। ये भी सही है। तीसरा कथन है इनका विनियोजन राज्यों को किया जाता है। ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, संघ एवं राज्यों के बीच करों के वितरण का सामान्य प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों, करों के वितरण का जो प्रावधान किया गया है राज्य एवं संघ के बीच, ये जो है 270 यानी कि अनुच्छेद 270 में किया गया है। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है संसद कुछ करों पर अधिभार लगा सकता है। ये तो सही है। इसका कारण जो है अधिभार से प्राप्त राशि केवल संघ के पास रहती है। ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, अधिभार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों, इसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 271 में किया गया है। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 268 का जो संबंध है संघ द्वारा लगाए गए एवं राज्यों द्वारा संग्रहित शुल्क से है। अनुच्छेद 269 का जो संबंध है संघ द्वारा लगाए गए एवं राज्यों को आवंटित कर से है। 270 का जो संबंध है वो है करों का वितरण से है। और 271 का जो संबंध है अधिभार से है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है जूट एवं जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर कुछ राज्यों को अनुदान का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 273 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है अनुच्छेद 274 कुछ वित्तीय विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से संबंधित है। ये तो सही है।
दूसरा कथन, यह प्रावधान संघ राज्य वित्तीय संबंधों से जुड़ा है, ये भी सही है। तीसरा कथन, राज्य विधानमंडल इस अनुशंसा के बिना ऐसे विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकता जहां संविधान इसकी अपेक्षा करता है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अनुच्छेद 269 का संबंध अधिभार से है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। 270 का जो संबंध है करों का वितरण से, ये तो सही है। 271 का जो संबंध है निर्यात शुल्क के बदले अनुदान से, ये गलत हो जाएगा। 273 का संबंध जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, अनुच्छेद 268 संघ द्वारा लगाए गए किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित शुल्कों से संबंधित है, ये तो सही है। दूसरा कथन है, अनुच्छेद 270 संघ एवं राज्यों के बीच करों के वितरण से है, ये भी सही है। तीसरा कथन, अनुच्छेद 271 का जो संबंध है संसद को अधिभार लगाने की शक्ति देता है, ये भी सही है। चौथा कथन, अनुच्छेद 274 कुछ वित्तीय विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से संबंधित है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ राज्यों को संघ द्वारा अनुदान देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, इसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 275 में किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु भी अनुदान दिया जा सकता है, ये तो सही है। दूसरा कथन, यह अनुदान भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये भी सही है। तीसरा कथन, यह संसद द्वारा विनियोजित होता है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। अगला प्रश्न, वित्तीय व्यापारों आजीविकाओं एवं नियोजन पर कर लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, इसका जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 276 में किया गया है। अगला प्रश्न, कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है अनुच्छेद 276 राज्यों को व्यवसायों एवं वित्तियों पर कर लगाने की अनुमति देता है, ये तो सही है। इसका जो कारण है, यह कर जो है इनकम टैक्स यानी आयकर नहीं माना जाता, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, संविधान लागू होने से पूर्व विद्यमान कुछ करों को जारी रखने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, इसका जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 277 में किया गया है। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 275 का जो संबंध है अनुदान से है, 276 का जो संबंध है व्यवसाय कर से है, 277 का जो संबंध है पूर्ववर्ती करों का जारी रखने से है, 279 का जो संबंध है शुद्धतम आगमन से है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार किसी कर के शुद्ध आगमन का निर्धारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी द्वारा प्रमाणित किया जाता है? दोस्तों, सीएजी द्वारा जो है 279 के तहत यह प्रमाणित किया जाता है। अगला प्रश्न, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, 280 में जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये तो सही है। दूसरा कथन, इसका प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया, ये भी सही है। तीसरा कथन है, वित्त आयोग संघ एवं राज्यों के बीच राजस्व वितरण का सिफारिश करता है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। अनुच्छेद 275 अनुदानों से संबंधित है, ये तो सही है। 276 जो है व्यवसाय एवं वित्त कर से संबंधित है, ये भी सही है। 279 शुद्धतम आगमन से संबंधित है, ये भी सही है। 280 का जो संबंध वित्त आयोग से है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। अगला प्रश्न, वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, 281 में जो है यह प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, संघ सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किसी भी राज्य को अनुदान दे सकता है, ये तो सही है। दूसरा कथन, राज्य भी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनुदान दे सकते हैं, ये भी सही है। तीसरा कथन, यह प्रावधान अनुच्छेद 282 में वर्णित किया गया है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा की अभिरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, इसका जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 283 में किया गया है। अगला प्रश्न, कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है संघ की संपत्ति सामान्यतः राज्य कराधान से मुक्त होता है, ये तो सही है। इसका कारण जो है संविधान का अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य करों के से संरक्षण प्रदान करता है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा, क्योंकि जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, राज्य की संपत्ति एवं आय को संघ कराधान से छूट किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 289 में जो है यह छूट दी गई है।
अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 281 का जो संबंध है वित्त आयोग की रिपोर्ट से है। 282 का जो संबंध है सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनुदान से है। 285 का जो संबंध है वो संघ की संपत्ति पर राज्य कर से छूट है। और जो 289 का जो संबंध है राज्य की संपत्ति पर संघ कर से छूट से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न, संघ अथवा राज्य सरकार की संविदाएं किस अनुच्छेद के अधीन है? दोस्तों, राज्य सरकार की संविदाएं जो है अनुच्छेद 299 के अधीन है। अगला प्रश्न, संघ एवं राज्यों द्वारा वाद दायर करने या उसके विरुद्ध वाद चलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, इसका जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 300 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये तो सही है। दूसरा कथन, यह अनुच्छेद 300 के क्लोज ए में अब वैधानिक अधिकार के रूप में संरक्षित है, ये भी सही है। तीसरा कथन है, यह किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य कर से छूट देता है, ये तो सही है। दूसरा कथन है, 289 राज्य की संपत्ति एवं आय को संघ के कराधान से छूट देता है, ये भी सही है। तीसरा कथन है, अनुच्छेद 299 सरकारी संविदाओं से संबंधित है, ये भी सही है। चौथा कथन, अनुच्छेद जो है 300 का क्लोज है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 13 किस विषय से संबंधित है? दोस्तों, इसका जो संबंध है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से है। अगला प्रश्न, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, इसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 301 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, अनुच्छेद 301 व्यापार की पूर्णतः निरपेक्ष स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता, ये तो सही है। दूसरा कथन है, संसद जो है लोकहित में इस स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, ये भी सही है। तीसरा कथन है, यह शक्ति अनुच्छेद 302 में निहित है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। अगला प्रश्न, कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है संसद राज्यों के बीच व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकती है, ये तो सही है। इसका कारण जो है, यदि ऐसा लोकहित में आवश्यक हो तो संविधान इसकी अनुमति देता है, कारण भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा। अगला प्रश्न, संसद किसी राज्य को दूसरे राज्य की अपेक्षा विशेष प्राथमिकता नहीं दे सकती, यह सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है? दोस्तों, इसका जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 303 में किया गया है। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 301 का जो संबंध है वो व्यापार की स्वतंत्रता से है। 302 का जो संबंध है संसद द्वारा लोकहित में प्रतिबंध से है। 303 का जो संबंध है राज्यों के बीच भेदभाव पर रोक से है। 304 का जो संबंध है राज्यों द्वारा व्यापार पर युक्त प्रतिबंध से है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 304 क्लोज बी के अंतर्गत राज्य विधानमंडल व्यापार पर युक्त प्रतिबंध लगाने से पूर्व किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? दोस्तों, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, अनुच्छेद 305 कुछ विद्यमान कानूनों एवं राज्य एकाधिकार की रक्षा करता है, ये तो सही है। दूसरा कथन, अनुच्छेद 306 निरस्त किया जा चुका है, ये भी सही है। तीसरा कथन, अनुच्छेद 307 उपयुक्त प्राधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 301 का जो संबंध है व्यापार की स्वतंत्रता से, ये तो सही है। 302 का संबंध जो है राज्यों के बीच भेदभाव पर रोक से है, ये तो गलत हो जाएगा। 303 का संबंध जो है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति, ये गलत है। 307 का जो वित्त आयोग, ये भी गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये तो सही है। 302 जो है संसद को लोकहित में प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है, ये भी सही है। 303 जो है राज्यों के बीच भेदभाव पर रोक लगाता है, ये भी सही है। 304 के अंतर्गत कुछ परिस्थितियों में राज्य जो है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से प्रतिबंध लगा सकता है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 14 मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है?
दोस्तों इसका जो संबंध है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं से है। अगला प्रश्न है संघ एवं राज्यों के बीच सेवाओं में भर्ती तथा सेवाओं की शर्तों का प्रावधान मुख्यतः किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों इसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 309 में किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सरकारी कर्मचारी को बर्खास्तगी, प्रमोशन एवं ट्रांसफर के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों यह जो संरक्षण प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 311 के तहत प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों इसका जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 312 में किया गया है। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों इसका जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 315 में किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, ये तो सही है। दूसरा कथन अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है, ये भी सही है। तीसरा कथन है यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह इस सेशन का आखिरी प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें कुछ कथन दिए हुए हैं और जो है सही उत्तर चुनना है। दोस्तों अगर आपको भाग 12, भाग 13 एवं भाग 14 से संबंधित विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।